आइए दोस्तों, आप सबका स्वागत है। चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11 अकाउंटेंसी, दैट इज थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें 3 टॉपिक है, एक थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक इंड एस। देखिए होता क्या है, चाहे कोई भी चीज़ हो, अकाउंटिंग हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सबके कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन्हें रूल प्रिंसिपल के अनुसार वो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है और वो रूल और प्रिंसिपल ओवर द पीरियड डेवलप होते हैं। तो हमारे अकाउंट में भी कुछ ना कुछ रूल्स और प्रिंसिपल डेवलप हुए हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या प्यार से जिन्हें हम बोलते हैं गैप। ठीक है, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। भाई गैप क्या है? गैप का मतलब है कि ये वो रूल्स प्रिंसिपल्स या वो नियम हैं, कायदे कानून हैं, जिनका इस्तेमाल हम अकाउंटिंग को बनाने में करते हैं, या जिनके अंदर अकाउंटिंग का सारा जो लिटरेचर है वो गवर्न करता है। तो हम कह सकते हैं गैप आर रूल्स या गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, विद इन विच, कायदे कानून तो होने ही चाहिए ना, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑपरेट्स, कि अकाउंटिंग प्रोसेस करने का जो तरीका है, एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, इन्हीं के अंदर अंदर बात की जाएगी, एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, मतलब एक बाउंड्री है जिसके अंदर आप अपने जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन सब चीज़ों को आप बनाएंगे। एकदम ओपन बाउंड्री नहीं कि जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे बनाए, नहीं, एक बाउंडेशन है। उसी बाउंडेशन के अंदर आप सबको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से छूट नहीं है। तो ये जो बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं, दीज प्रिंसिपल्स form the theoretical base ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल बेस बताते हैं। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे अकाउंटिंग आगे बढ़ता है। अब इसमें कुछ काम करते करते भी है, कुछ लीगल भी है, गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनीज एक्ट वगैरह की तरफ से, इनकम टैक्स की तरफ से, कुछ अथॉरिटी जैसे आईसीआई है, सी इंस्टीट्यूट, उनकी तरफ से भी। तो ये सब मिला के बने हुए हैं। आइए जरा बात करते हैं है क्या। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कि आखिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या। देखिए कहा गया है, ये वो रूल्स हैं विच आर एडॉप्टेड यूनिवर्सली। हालांकि ये कहना तो गलत होगा क्योंकि हर जगह अपना अपना तरीका होता है, बट मोर और लेस तरीका इन्हीं ऑप्शंस के बीच में से आता है। फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर रिकॉर्डिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, ये वो नॉर्म्स हैं, ये वो नॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। कुछ रूल्स पढ़ेंगे जैसे कि डिप्रिसिएशन है, कि भाई एसेट्स की जो भी डिप्रिसिएबल अमाउंट है वो उसके यूजफुल लाइफ में राइट ऑफ होनी चाहिए। जैसे इन्वेंट्री है
कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी से बड़ी लोअर पे होनी चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? देखिए ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स। मैं टाइप्स लिखूंगा। अकाउंटिंग एजम्पशंस। देखिए अकाउंट बनाते समय हम कुछ चीज़ें मानते हैं और मान के अकाउंट बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसा होता होगा, हालांकि वो एजम्पशन बदल भी सकती हैं, लेकिन शुरू में माना जाता है कि ऐसा होता होगा। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ों को हम ले के चलते हैं कि भाई ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जैसे मनी मेजरमेंट हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई। और कुछ चीज़ें होती हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हालांकि सब इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है, बट इनके बगैर अकाउंटिंग नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये तीनों चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। कुछ एजम्पशंस, जैसे आप देखते हो केमिस्ट्री फिजिक्स में मानते हैं, लेट सपोज टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म और टेम्परेचर इज कांस्टेंट। वैसे हमारे यहाँ भी कुछ एजम्पशन है। गोइंग कंसर्न, हमारा बिजनेस चलेगा। कंसिस्टेंसी, हम हर साल एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मेटलिटी कॉन्सेप्ट, बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर अकाउंटिंग की बात नहीं बनेगी। और कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, परंपरा। चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, मतलब परंपरा में चलता आ रहा है। जैसे कुछ चीज़ों को हम डेबिट लिखते हैं, कुछ चीज़ों को क्रेडिट लिखते हैं। अब डेबिट ही क्यों लिखते हैं, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, तो मनाही थोड़ा ना है। लेकिन हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। तो कुछ चीज़ें परंपराएं से भी आती हैं, परंपराएं से आती हैं, उन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वो रूल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सिद्धांत हैं, वो मत हैं जिनके बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में एडॉप्शन थोड़ा थोड़ा अलग भी हो सकता है। अकाउंटिंग एजम्पशन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। ठीक है, क्या फीचर्स हैं इनका? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? क्या ये साइंस की तरह है या थोड़े साइंस से अलग हैं? ये बात हमें यहाँ देखनी है। देखिए सबसे पहला फीचर है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, नॉट नेचर मेड। फिजिक्स में ऊपर जो चीज़ है वो नीचे ही गिरेगी धरती की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहाँ पे आदमी ने नहीं बनाया, वो आदमी के पहले से भी गिर रहा है और आदमी ख़त्म होने के बाद भी गिरेगा। ठीक है ना? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है ना? ये नेचुरल है, हमें पता हो ना हो अलग बात है, लेकिन है नेचुरल। सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम की तरफ डूबता है, ये मैन मेड नहीं है। ये बातें एकदम तय हैं। कोई पर्टिकुलर आइटम में कोई पर्टिकुलर आइटम मिला के इतने टेम्परेचर पे आप गर्म करेंगे तो यही चीज़ बनेगा, वो बदलेगा नहीं। आपने केमिस्ट्री के इक्वेशन पढ़े होंगे, हमें तो नहीं पता उन इक्वेशंस का, लेकिन आपने इक्वेशंस पढ़े होंगे। ठीक है ना? मैन मेड। फ्लेक्सिबल हैं, मतलब परिस्थितियों के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। ये एकदम रिजिड नहीं है। ओवर द पीरियड ये चेंज होते हैं, जैसी परिस्थिति है, जैसे सर्कमस्टांसेज है, जैसा व्यापार का डेवलपमेंट है, उसके अनुसार ये चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है कि सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि सब लोग के एक्सेप्ट करने के पीछे कुछ क्राइटेरिया हो सकता है। एक तो रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब वो रिलेवेंट डाटा दे तब तो हम एक्सेप्ट करें, वरना क्यों करेंगे। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बहुत सब्जेक्टिविटी होगी तो फिर लोग मना कर देंगे, नहीं भाई हम ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। और फिजिबल होना चाहिए, मतलब उसको इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए। पर्सनल वॉइस वगैरह नहीं होना चाहिए और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब लोग उसको जनरली एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो ये क्या है? ये फीचर्स है। ठीक है ना? अब क्या नीड इसकी क्या है? तो देखो भाई, इसकी नीड ये है कि अगर आप सब लोग मिलके एक
यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आप एडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर आप यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एडॉप्ट करेंगे तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा बेटा वो होगा कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट will enhance वो अपने आप फिनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर हो पाएगा। इसीलिए कोशिश की जाती है कि हम सब लोग एक ही तरह का अकाउंटिंग प्रिंसिपल एडॉप्ट करें, ये नीड है। ठीक है, अब आइए मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स से अवगत कराता हूँ, कुछ चीज़ों से आपकी बात कराता हूँ। ये तो कौन सा था? ये था C3। अब मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, इनको बढ़िया से समझिएगा। जिन बच्चों ने इन प्रिंसिपल्स को गहराई से समझा, आगे उनकी नैया तैरती गई तैरती गई तैरती गई। और अगर इन प्रिंसिपल्स को नहीं समझेंगे तो आगे हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी कलेश होगा, विवाद होगा, दिक्कत होगी। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। समझने में दिक्कत हो तो मुझे बार बार सुनना है, वीडियो तो देखो कितनी बार भी देख सकते हैं। किताबें पढ़नी है, आपके पास जिस भी राइटर की बुक हो उसको खुद से पढ़ना है, लेकिन अगला 4-5 पन्ना आपकी लाइफ में अकाउंटिंग का बेस बनाएगा। ये बात मैं पूरे होशो आवाज़ से बोल रहा हूँ कि अगले 3-4 पन्नों के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 1-2 घंटे जो हम लोग पढ़ेंगे, समय थोड़ा लगेगा समझाने में, लेकिन वो समझ एक बार अगर आ गया तो आगे अकाउंटिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जितने भी चैप्टर्स बने हैं 11, 12, बीकॉम, सीए, CWA सब इन्हीं बेस पे बने हैं। ठीक है ना? तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। और मैंने पहले ही कहा था एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस सब एक ही तरह से माने जाते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क इनमें होता। ठीक है, इसके बारे में ये माना जाता है कि भाई हर आदमी फॉलो करता है। ऐसा माना जाता है डिम्ड कि हर आदमी इसको फॉलो कर ही रहा है। It is presumed that every accountant is following it। इतने फंडामेंटल है, जैसे पानी पीना। हम ये मान के चलते हैं कि हर आदमी पानी पी रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी को तबीयत खराब हो और डॉक्टर ने पानी मना किया हो तो उनको सलाइन वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ दी जा रही हो, ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज हम मान के चलते हैं कि भाई ये तो हो ही रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में रूल है कि इफ नॉट फॉलोड, अगर आपने फॉलो नहीं किया है देन इट हैज़ टू बी डिस्क्लोज। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। एंड रीजन्स हैज़ टू बी स्पेसिफाइड। रीजन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई अब क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। इतने फंडामेंटल है कि हम मान के चलते हैं कि ऐसा तो होगा। जैसे अभी देखिए, मान लीजिए कि अभी दिन के 3 बज रहे हैं, 3:30, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने लंच कर लिया। आप कह रहे नहीं सर हमने लंच नहीं किया। भाई लंच नहीं किया इसका क्या मतलब है? कोई तबीयत खराब हो गई है, घर में नहीं बना है, कारण बताइए, हम खिलाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो ये बात तय करनी पड़ेगी कि भाई काहे नहीं किया।
आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि वो क्या कारण था जिसके चलते अभी तक आपने लंच नहीं किया। अव्वल नियम से तो लंच हो जाना चाहिए था। ठीक है बेटा जी। कौन कौन से हैं वो? देखिए, नंबर 1 है गोइंग कंसर्न। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। गोइंग कंसर्न एजम्पशन। हम ये मान के चलते हैं कि जो अकाउंटिंग हो रही है, जिस भी एंटिटी की हो रही है, वो एंटिटी इस साल तो चला है, आगे भी चलता रहेगा। ये हमारी एजम्पशन होती है। मतलब वी एज्यूम दैट business will continue for a foreseeable future, ठीक है, एट सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। यह सेम लेवल में थोड़ी बहुत कमी बेसी भी आए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको छोड़ देता हूँ मैं। देखो, फॉर एवर तो दुनिया में कुछ नहीं है। फॉर एवर कुछ है क्या दुनिया में? दुनिया ही फॉर एवर नहीं है। हमने सुना है कि पृथ्वी का भी जन्म हुआ है और कभी ना कभी मृत्यु होगी। तो फॉर एवर तो देखो ना, आदमी है, ना कोई संस्था है, ना कुछ है, ना कहीं है। लेकिन फिर हम क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हैं भाई? जब कुछ रहना ही नहीं है तो बेकार काम क्यों 11th 12th पढ़ें? क्रिकेट मैच खेलते हैं, आप में से हैं जो क्रिकेट मैच वगैरह खेलते रहते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, काहे के लिए फालतू में पढ़ें? क्यों पढ़ें? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हम फॉरसेबल फ्यूचर तक तो चलेंगे ही चलेंगे। भाई, इंसान की अब आजकल आयु 65-70 साल तो है ही, और 65-70 साल माता पिता तो खिलाएंगे नहीं, वो तो हमारी देखभाल करेंगे नहीं, तो हमें इस लायक होना है ना? यही सोच के पढ़ रहे हैं आप लोग। पता तो पल भर का नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो हम यही सोच के करते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो फॉर एवर तो ना सही, लेकिन हमारा चलेगा ज़रूर। ठीक है ना? फॉर एवर तो देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन चलेगा ज़रूर, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। इससे ना अकाउंटिंग में बड़ी मदद मिलती है। इस अकाउंटिंग में हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अगर मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँ तो फिर कैसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फिर तो सारा रेवेन्यू होगा। कैसे बोलेंगे कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट? ठीक है ना? क्योंकि हम सब कुछ तो ख़त्म ही करने वाले हैं। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस अभी चलेगा, फॉर एवर नहीं, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं वहाँ तक चलेगा 5-10 साल। तभी तो हम कुछ चीज़ों का एसेट मानते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सपेंस मानते हैं। ठीक ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमारा एजम्पशन होना बेहद ज़रूरी है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है, जैसे हमें लगता है कि हमारी कंपनी 1 साल 2 साल में बंद होगी, तो बताइए हमारी कंपनी 1 साल 2 साल में बंद होगी, उसमें क्या है? ठीक बात है कि नहीं? कंसिस्टेंसी एजम्पशन। ये कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या है भाई? कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब होता है बेटा कि जो भी प्रिंसिपल हमने फॉलो किया है वो प्रिंसिपल हम साल दर साल फॉलो करेंगे, ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है? ताकि कंपेरेबिलिटी हो सके। इट इज एज्यूम्ड दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड principles are followed on ईयर टू ईयर बेसिस। ऐसा नहीं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम चीज़ें बदल नहीं सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे हम मान के चलते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे कंसिस्टेंट। इससे क्या होगा? टू इन्हेंस कंपेरेबिलिटी। देखो, 2 साल है बेटा जी, ठीक है? ये 1 साल है और ये 1 साल है।
अब इस साल के अंदर ध्यान से सुनिएगा, हम पॉलिसी एक्स ले रहे हैं, हम यहाँ पॉलिसी वाई ले रहे हैं, और हम बाद में बात करेंगे, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है। तो अगर एक्स पॉलिसी की बजाय वाई पॉलिसी ले तो फिनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हम कैसे करें? हम क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज कर लें हर बार? कोई मेथड हर बार बदलते रहें? ठीक नहीं होगा। इससे क्या होगा कि एक साल दूसरे साल से कंपेयर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए 2024 है और ये 2025 है, अब आप बिल्कुल बेस ही बदल देंगे, प्रिंसिपल ही बदल देंगे, तो हो सकता है सेम डाटा अलग रिजल्ट देगा, अलग प्रॉफिट देगा। तो फिर ऐसी सर्कमस्टांसिस में 2 साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर करना बहुत उचित नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सेम प्रिंसिपल्स को बदलें। ऐसा नहीं कि नहीं बदल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल्स आर रिजिड, एक बार जो हमने कर लिया सो कर लिया, जैसे फिल्म में आता है ना, एक बार मैंने अपने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ऐसा डायलॉग अकाउंटेंट नहीं मारता। वो कहता है कि नहीं भाई, ज़रूरत होगी तो बदलेंगे, वरना हम नहीं बदलेंगे। ज़रूरत होने पर बदल भी लेंगे, वरना ऐसा माना जाता है कि हम नहीं बदलेंगे। और हमने कहा ना, अगर बदलेंगे तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये बताना पड़े, हाँ भाई मैंने पॉलिसी एक्स पहले पर्ची फॉलो की थी, अब मैं पॉलिसी वाई फॉलो कर रहा हूँ, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। याद रहेगा बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। फॉलोइंग सिचुएशंस में हम चेंज कर सकते हैं। कौन सी फॉलोइंग सिचुएशंस हैं? रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, अगर कोई कानून आ जाए देश का और वो कानून कहे कि भाई हमें, इंस्टीट्यूट मतलब कानून होता है, वो कहे कि नहीं जी आपको एक्स नहीं वाई पॉलिसी फॉलो करनी है, तो बोलोगे नहीं मैं तो एक्स ही करूँगा। सरकार तो जो चाहे, पार्लियामेंट जो चाहे हमें कह सकती है, ठीक ना? तो हम बदलना पड़ेगा ही भाई। रिक्वायर्ड बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा इशू किए गए रूल्स, अब उन्हीं में चेंज हो जाए। हम कर रहे थे एक्स, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, वो कह रहा है कि नहीं वाई तरीके से करना है, तो भाई देखो बड़े की बात तो माननी चाहिए ना, ठीक बात है कि नहीं? माननी पड़ेगी। भाई हम बेड पे पढ़ रहे थे, मम्मी ने आके बोला नहीं भाई टेबल पे पढ़ाओ, भाई तो पढ़ना पड़ेगा, घर उनका है। और एक होता है बेटर प्रेजेंटेशन, या ऐसे लिखते हैं मैनेजमेंट परसेप्शन, मैनेजमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जिम्मेवार होती है, उसको ऐसा लग रहा है परसेप्शन ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन, उसको ऐसा लगता है कि नहीं जी ये वाला जो तरीका था अब नए ज़माने में ये ठीक नहीं है, समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई, अब एक्स की बजाय वाई पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। करें करें, फिर क्या दिक्कत है? तो 3 परिस्थितियों में बदल सकते हैं, और बदलेंगे तो मैं पहले ही बता रहा हूँ हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि मैंने पॉलिसी बदली है, मैंने कानून बदला है, जिससे मैं अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ। तो ये 3 कहलाते हैं, बताइए कौन से? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। कोई भी फिनेंशियल स्टेटमेंट आप देखिए तो अगर कुछ ना लिखा हो तो समझ लीजिए ये कंपनी चलेगी। दूसरा समझ लीजिए कि भाई जो पिछले साल था वही इस साल है। और एक तीसरा भी समझ लीजिए, थर्ड है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको छोटा लिखते हैं, ठीक है ना? ये 2 का ही पार्ट है। अब लिखिए नंबर 3, जिसको बोलते हैं हम एक्रूवल। ये थोड़ा सा समझने की बात है। एक्रूवल एजम्पशन हम लोग पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 वही है बेटा, तो वहाँ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी आ गया तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब होता है कि भाई ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इनकम हो या एक्सपेंस हो, आर रिकॉर्डेड when they are entered, जब आप उस ट्रांजेक्शन्स के अंदर आते हैं, नॉट when, या ऐसे लिखते हैं वेदर
कैश इज पेड या रिसीव्ड और नॉट। कैश मिला हो ना मिला हो, रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने अगर आपको क्रेडिट सेल कर दिया ये, तो मैं लिखूंगा कि मैंने क्रेडिट सेल किया, भले पेमेंट आप मुझे 3 दिन बाद दें, 30 दिन बाद दें। और आपको भी लिखना चाहिए कि भाई आपने परचेज कर लिया, मैंने आपको कोई सर्विस दी, कोई कंसल्टेंसी दिया, मैंने पढ़ाया, मेरी इनकम मानी जाएगी, आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा, भले पेमेंट आप पास होने के बाद दें। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रहेगा बच्चों को। तो ये भी एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे और खूब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलें। आइए अब आगे मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट नंबर 4 में कुछ और एजम्पशंस की या कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूं, जो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने फंडामेंटल हैं। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि नहीं है, बट इन 3 का सब लोग इस्तेमाल करते हैं, आगे वाले में थोड़ी बहुत कमी बेसी हो सकती है। पढ़िए फर्स्ट, इसको बोलते हैं बेटा बिजनेस या सेपरेट या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल भी लोग बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ऑनर है ना और ये जो बिजनेस है ना, ये दोनों दो हैं। जैसे अगर आपकी कोई किताब की दुकान है तो आप अलग हैं और दुकान अलग है। अकाउंटिंग हम दुकान के लिए अलग करेंगे, आपके लिए अलग करेंगे। भले ही दुकान आपकी 100% आप मालिक हैं, कोई भी आदमी ये जानता है कि दुकान आपकी और दुकान और आप दुकान के हैं, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं मानते। हम एक आर्टिफिशियल वेल दीवार क्रिएट कर देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं। ये सेपरेट है साहब और ये सेपरेट है। अगर आप कुछ भी पैसा यहाँ देंगे तो बिजनेस बोलेगा थैंक यू लायबिलिटी, और आप बिजनेस से कुछ भी निकालेंगे तो बिजनेस बोलेगा खबरदार इतने पैसे कम कर लेना। ठीक है ना। तो अपनी दुकान से भी सामान आप निकालेंगे तो दुकान ऐसा समझेगा जैसे गया, और आप अपनी दुकान पे कुछ लाएंगे तो दुकान ऐसे समझेगा आज नहीं कल मुझे इनको तो देना है। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट भी लायबिलिटी माना जाता है। जैसे आम का पेड़ आम खुद नहीं खाता, उसी तरह से बिजनेस भी प्रॉफिट खुद नहीं खाता। वो प्रॉफिट आज नहीं तो कल किसको देना है, किसको देना है, इंटिटी को, ऑनर को। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसमें मानते हैं कि ऑनर अलग है और बिजनेस हमारा अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल कह लीजिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि भाई ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग चूंकि हम मॉनेटरी यूनिट में करते हैं, तो जिन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों की अकाउंटिंग हो सकती है। जिन चीज़ों का मेजरमेंट नहीं कर सकते भाई साहब, उसकी अकाउंट में कोई सुनवाई नहीं है, उसके अकाउंट में अकाउंटिंग नहीं हो सकती। ये लिमिटेशंस कहलाता है। ठीक है कि नहीं, हम इसको कई बार लिमिटेशन बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मनी में मेजर करने के लिए उनका ज़रूरी है कि हम उनको ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को मेजर करें इन मॉनेटरी टर्म्स। ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स आर necessarily to be measured in units of money for accounting purpose। अब वो यूनिट्स ऑफ मनी आप चाहे
एक्स यूनिट में करें चाहे वाई मतलब डॉलर में करें, रुपीज़ में करें, जैसे भी करें, जो देश आपका होगा उसके हिसाब से करेंगे। नेपाल में तो नेपाली रुपीज़ में, इंडिया में तो इंडियन रुपीज़ में, लेकिन करना तो पड़ेगा, कोई और चारा है नहीं, आपको ये मेजरमेंट करना तो पड़ेगा। ठीक ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने 200 गज ज़मीन परचेज किया। हम अपने बुक्स में 200 गज लैंड ज़मीन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 20 lakhs ऑफ रुपीज़, हम इसमें लिखेंगे। हमने 500 kg राइस परचेज किया, हम राइस नहीं लिखेंगे, हम 50 रुपये खरीदे हैं, ठीक है कि नहीं, तो हम 2500 या 25,000 रुपये लिखेंगे। डॉलर लिखना हो तो डॉलर लिखेंगे, लेकिन हम 500 किलो नहीं लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि वी डोंट मेजर इट इन केजी, वी मेजर इट इन रुपीज। मीटर, लीटर ऐसी चीज़ें में नहीं करनी है, बल्कि लिमिटेशंस है। अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती है तो नहीं होगी, जैसे इमोशंस, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटेटिव फीचर्स, हम उसको नहीं कर पाते। इफ़ ट्रांजेक्शन, ये कैरेक्टर या इवेंट्स cannot be measured in monetary terms, it cannot be accounted। हम उसकी अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। जैसे ह्यूमन रिसोर्स, मैंने कहा था कभी, ह्यूमन रिसोर्स, आपका स्टाफ कितना समझदार है, कितना आज्ञाकारी है, कितना काम का है, ये आप नहीं लिख सकते। उसको जो सैलरी पे करते हैं वो तो लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते। और मनी मेजरमेंट में चलते ही एक तो ये कमी आती है, एक कमी आती है इन्फ्लेशन। आप जानते हैं इन्फ्लेशन में आज का मनी कल के मनी के बराबर नहीं होता, मनी की वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है। और इंडिया की मनी अलग है, जापान की अलग है, चाइना की अलग है, दुबई की अलग है, तो कंपेरेबिलिटी में भी दिक्कत होती है इन्फ्लेशन के चलते। एक तो मेजर नहीं हुआ तो बात ही खत्म, और मेजर हुआ तो इन्फ्लेशन के चलते एक साल दूसरे साल से कंपेरेबल नहीं होता, और एक जगह की फिनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी जगह फिनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं होता है, लेकिन फिर उसे हमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे डॉलर में है तो उसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के बाद ही हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये दो बातें बहुत ध्यान रखिएगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चलें आगे, आइए फिर बात आती है बेटा जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कई बार पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सीए फाउंडेशन के बुक में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के नाम से लिखा हुआ चीज़ वही है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, याद रहेगा। अब ये जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये कहता है कि देखिए जो लाइफ ऑफ इंटरप्राइज है ना, इज ब्रोकन इनटू a small periods so that its performance can be measured at regular interval। जैसे आपके स्कूल में नहीं होता है कि साल होता है, लेकिन उसके 6-6 महीने या
4-4 महीने पे डाल देते हैं, नंबर एक। या कई बार कॉलेज वगैरह में 3 साल के कोर्स को सेमेस्टर में बांट देते हैं, या आपके नर्सरी से लेकर 10 तक के कोर्स को हर साल बांट देते हैं। तो छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से क्या फ़ायदा होता है कि भाई हमने आपको कुछ पढ़ाया, आपसे एग्ज़ाम ले लिया, पता चल जाता आपने सीखा कि नहीं सीखा तो फिर उस पेपर को फिर देना पड़ता है। होता है ना 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में ऐसा होता है, 6-6 महीने पे बात हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ हमें याद रखना है कि ऐसा हो सकता है कि भाई जो हमारा फीचर है, जो हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट है, वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। अब कैलेंडर ईयर हो जाए, चाहे फिनेंशियल ईयर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, जनरली 12 महीने में बांट लेते हैं। इसको बोलते हैं 2024, इसको बोलते हैं 2025, इसको बोलते हैं 2026, या अप्रैल से मार्च कर लेते हैं। जो भी कर लीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। 3 महीने कर लीजिए, 6 महीने कर लीजिए, साल भर कर लीजिए, बट छोटे छोटे हिस्से में बांट लीजिए। अब देखो ना, पिज़्ज़ा एक बार में खा सकते हैं नहीं ना, छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। ऐसे ही अगर एक कंपनी की लाइफ 30 साल है तो 30 साल बाद परफॉर्मेंस निकालेंगे क्या? नहीं ना, हम उसको साल भर 6-6 महीने में काट लेते हैं। ऐसा नहीं कि 12 महीने ही हो। 12 महीने में होने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें ठंडी गर्मी बरसात तीनों सीजन हो जाता है। सब लोग 12 महीने में करते हैं तो कंपेयर करने में आसानी होती है। और जनरली इंडिया में 1 अप्रैल से करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर 1 अप्रैल से ही कहा गया है। और हर अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे परफॉर्मेंस का पता चलता है। उसे बोलते हैं पीएल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम उसे प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे बच्चे इसको, कि लाइफ ऑफ द एंटिटी इज डिवाइडेड ए सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स सो दैट बेटर परफॉर्मेंस कैन इवैल्यूएट। सब्जी को नहीं काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक से पक जाए। आलू सीधे कहाँ पकाते हैं, आलू को काट लेते हैं ताकि जल्दी पक जाए और सब जगह मसाला जाए। उसी तरह से हम लाइफ को ब्रोक कर लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों में और फिर सबकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है बेटा, आइए चौथा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। क्या भला है ये फुल डिस्क्लोजर? देखिए, कहता है कि भाई डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड, या ऑल रिलेवेंट डिस्क्लोजर। याद है रिलेवेंसी पढ़ा था हमने, ऑल रिलेवेंट डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड। ठीक है, सो दैट यूजर कैन assess the performance and position in better manner। अब देखिए, मैं कुछ बात आपको बता रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया या आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपके कब नंबर आए और आपने कहा कि सर हाँ नंबर कम है, लेकिन फिर किसी और ने बताया सर जानते हैं वो बीमार पड़ गए थे इसलिए उन्हें कम नंबर आए। अरे ये बात आपको बतानी चाहिए थी। अब कोई आदमी एग्ज़ाम के समय 15 दिन बीमार पड़ जाए तो दिक्कत तो हो ही जाती है भाई। तो ये बात बताने में कोई बुराई थोड़े ना है। ठीक बात है कि नहीं? मान लीजिए कि आपने अपने स्कूल में टॉप किया, बाद में पता चला आपके मामा क्लास टीचर थे तो आप टॉप तो करेंगे ही, क्योंकि आपकी बुआ आपके मामा क्लास टीचर थे। तो ये तो आपको बताना चाहिए कि मैंने तब टॉप किया जब मेरे मामा क्लास टीचर थे और तब नहीं किया जब हमारे मामा क्लास टीचर नहीं थे। ये बात तो आपको बतानी चाहिए भाई। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जैसी भी चीज़ें हैं, उनका कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर दीजिए ताकि लोगों को उसके बारे में पूरा पता चले। मैं आपको लड्डू खिला रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं रहा कि लड्डू 3 दिन पुराना है, चींटी लगी हुई है। गलत बात है भाई। बताओ, अब आपको खाने का मन करेगा खाएंगे, नहीं खाने का मन करेगा नहीं खाएंगे, कोई ज़बरदस्ती थोड़े ना है। तो ये बात तो बताई जानी चाहिए। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि भाई देखो, जो भी चीज़ें हैं वो बताई जानी चाहिए टू द फुलेस्ट लेवल, पूरी तरह से
नहीं बताई जा रही है तो बात गलत है। ठीक, चलिए और भी प्रिंसिपल्स बाकी हैं, हम अपनी अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। अभी के लिए बस यहीं, जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।